चलिए आज हम देखेंगे टीपू सुल्तान 1750 से 1799। टीपू सुल्तान का सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास, हिस्ट्री देखते हैं। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चली आ रही हो, किंतु टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 को में कर्नाटक में देवा हल्ली के जन्म में टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। शासन अवधि इनका था 10 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799। राज अभिषेक था 29 दिसंबर 1782। उत्तरावर्ती कृष्णा राज वैडियार एस वैडियार ये इनके जन्म थे 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली, प्रेजेंट डे कर्नाटका। मतलब कहां हुआ था इनका जन्म? कर्नाटका में हुआ था। निर्धन कहां पे हुआ था? 4 मई 1799 को 48 उम्र के टाइम में श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। और प्रेजेंट डे मंडे था, यानी मंडे के दिन हुआ था, और ये थे कर्नाटका में मांडेय जिसको बोला जाए। समाधि श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे आपको आ जाएगा। घराना मैसूर था। पिता थे हैदर अली। हैदर अली भी आप लोगों को पढ़ना है, अगले टॉपिक में हैदर अली हम आपको बताएंगे इनफैक्ट। और माता फातिमा शेख उन्नीसा था। फातिमा शेख उन्नीसा माता का नाम था। इनकी जो मदर का नाम था फातिमा शेख उन्नीसा। और धर्म इस्लाम थे, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम हैदर अली और माँ का नाम फखरुन्निसा थी। उनके पिता मैसूर साम्राज्य में एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने थे। हैदर अली ने उन्हें शेरे मैसूर के खिताब दिया था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर किनको जो है हैदर अली ने शेरे मैसूर का खिताब दिया था? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के पिता ने दिया था। आप जो है आप इसमें देखेंगे खिताब से नवाजा, मतलब नाम दिया था, नवाजा था, एक टाइटल दिया था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्री रंगमपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब लड़ते हुए शहीद हुए। आप इनकी जीवनिंग हम देखेंगे। जीवनिंग के इनकी जीवन कैसी थी? 18वीं शताब्दी के अंतरिम चरण में हैदर अली का देवांश एक सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे और अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिक थे। कूटनीतिक या कूटनीतिक जो भी बोलिए आप, वो हमेशा अपने पिता के पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई देती थी। नेपोलियन बोनापार्ट की किसको दिखाई देती थी? नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीर टीपू सुल्तान के अंदर किसको दिखती थी? अंग्रेजों को। ठीक है। वह अनेक भाषाओं में ज्ञात थे। अपने पिता के समय ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विधि लेनी प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनका सबसे बड़ा और गुप्त, मतलब उनका जो बोला जाए अवगुण एक तरह से बोला जाए, उनका आर्ट बोला जाए, क्या था? मतलब वो चाहते थे अंग्रेजों को पराजय करना, और उनकी पराजय का कारण बना, मतलब उनकी जो है ना अवगुण ही उनकी पराजय का कारण बना। फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा था। अब देखिए जहां पे वो उन्होंने बिलीव किया, किस पे बिलीव किया? फ्रांसीसियों में। उस टाइम में अगर आपने देखा होगा तो फ्रांस जो है इंग्लैंड के हाथों से पराजित हुआ था। और उसी टाइम में जो आपको बोला जाए कर्नाटका युद्ध इससे पहले हो चुका था। कर्नाटका युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों की जो मैनिफेस्टो थी वो ये था कि भारत में फूट डालो और शासन नीति का अपनाओ, फूट डालो और शासन करो। जैसे उस टाइम में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य जो है ना वो अमेरिकी क्रांति और अमेरिका से उन्होंने सीख ले लिया था, और वो चीजें जो है ना उन्होंने जो सीख ली थी वो भारत में इंप्लीमेंट किया। वो अपने पिता के सामने ही समय निरकुश थे। वह कट्टर और धार्मिक मुसलमान थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफी मतभेद भी किया है। अब इसमें कई जो इतिहासकार हैं उन्होंने काफी तरीका से अपने बुक्स में लिखी हुई है।
कि टीपू सुल्तान के बारे में कि इन्होंने टीपू सुल्तान को एक प्रबल पक्षधार की तरफ उन्होंने प्रस्तुत किया है और कई इतिहासकार ने दुर्बलता की तरफ उनको प्रस्तुत किया है। मगर कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि टीपू सुल्तान मैसूर की एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा करने के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र को काफी प्रशंसा की है। मतलब एक तरह से उनको जो है ना वाहवाही की है। वस्तुतः टीपू एक परिश्रमी शासक और मौलिक सुधार और अच्छे योद्धा थे। एक अच्छे मतलब एक जो बोला जाए तेज तरार और फ्रीडम फाइटर के तौर पे कई इतिहासकारों ने फ्रीडम फाइटर का भी नाम दिया है। और इनफैक्ट इतिहास में अगर हम देखा जाए तो फ्रीडम फाइटर के तौर पे ही देखते हैं टीपू सुल्तान को। इन सारी बातों के बावजूद वो अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणीय के रूप में भी याद दिलाया जाता है, क्योंकि उनके सेना से साप्ताहिक बुलेटिन मतलब उस टाइम में जो बुलेटिन उर्दू न्यूज जो होती थी उसमें उनका नाम आता था। ये समान धारणा है कि जामे जहां नुमा में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वो गुलामों के खत्म करने वाले पहले शासक थे। अब गुलामों को जो शासन में जो है खत्म किया, जिसकी प्रचलन खत्म की, वो किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया था। और उस टाइम में एक पत्रिका आती थी जो उर्दू पत्रिका थी, वो थी जामे जहां नुमा, जिसमें उन्होंने ये दावा भी किया है वो गुलामों को खत्म करने वाले पहले शासक थे। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और आवश्यक या अनावश्यक माना है, किंतु अपनी बंदूकों से चिपक गए। किनके बारे में बोला है मौलवियों ने? टीपू सुल्तान के बारे में बोला है। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लड़ाई में भाग लिया और लड़ाई करने के फैसले को लागू कर दिया था, जिसमें उनके देश में प्राप्त स्थिति इस उपाय की आवश्यकता थी। टीपू सुल्तान का सामंतवादी के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने उसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह था कि आज भी कर्नाटक के किसान विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में उत्तरी भारत के किसानों से अलग देखने को मिलते हैं और उनकी जमीनें जो है ना आज के टीलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ में मालिकाना हक पकड़े हुए हैं। इस उपाय के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र एक विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक है, मतलब किसान जो वहां के हैं वो भूमि मालिक, मतलब वहां के किसान जो है ना कोई किसी दूसरे के जमीनों पे या किसी की कृषि नहीं करता, अपने जमीनों पे ही कृषि करता है। वो वहां आप कर्नाटका में मैसूर में आप आज भी जाएंगे तो जितने भी किसान मिलेंगे वो जमींदार होंगे और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा किया है। अब वहां के जो है ना एजुकेशन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। टीपू सुल्तान ने अपने राज के बढ़ामड़ पुरोहितों के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे। यहां तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगा तट के जगतपुर स्वामी को लिखे उनके पुत्र हिंदू विशेषज्ञ के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण हैं। इस दावे के लिए टीपू के कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में सुरक्षित या संरक्षित किया गया है। दक्षिणी भारत के विकल्प हिस्टोरिकल स्क्रेच हैं। गांधी जी ने उनके सभी इतिहास की पुस्तकें का विवेचन किया है। विवेचन मतलब ट्रांसलेट किया है। जो उन्होंने जो है ना आपको कन्नड़ भाषा में जो उन्होंने लिखा था उसका जो है ना उन्होंने विवेचन किसने किया है? गांधी जी ने किया है, जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वह सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवन प्रमाण है। गांधी जी ने टीपू के द्वारा वक्फ दस्तों को हिंदू वेंकटरमन श्रीनिवासन और श्री रंगनाथन मंदिरों के करीब खड़े थे। वह विशेष रूप से मैसूर के शासन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर का जीवन एक दिन का और गीदड़ का 100 दिन से बेहतर है। ये किसका वक्तव्य? शेर का एक दिन का और गीदड़ की तरह 100 दिन के जीने से बेहतर है। ये टीपू सुल्तान का वक्तव्य है। टीपू सुल्तान ने दिया था और अंग्रेजों से लड़ने के लिए दिया था और बोला था कि अगर हमें वीर गति भी प्राप्त होती है तो हम शहीद कहलाएंगे और हमें
इसका जो है ना खुशी होगा कि हम अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने राज की सुरक्षा और संरक्षण करने में अपनी जान गंवाया। टीपू का संस्कृत मन था कि मोहिबुल हसन मोहिबुल हसन क्या लिखते हैं, मोहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और इस तरह से विषय पर बात करते थे कि वह कन्नड़ और हिंदुस्तानी उर्दू बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने उन्होंने लिखा था कि ज्यादातर फारसी में ही बात करते थे और जो उन्होंने अपनी लिखित हुई पुस्तक में उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी। लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। किन के टीपू सुल्तान के जो है ना इंजीनियरिंग में भी दिलचस्पी थी, संगीत और कला विज्ञान में भी दिलचस्पी थी, मगर उनका जो बोला जाए इंटरेस्टेड जो बोला इंटरेस्टिंग उनकी जो सब्जेक्ट था वो सूफीवाद था और धर्मशास्त्र था। धर्म और सूफीवाद से वो जुड़े थे। ये कौन कहता है? ये जो है ना किन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है, मोहिबुल हसन ने लिखा हुआ है। ये आप लोग का जो है ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी रहा है, पिछले टाइम में आप लोग देखिए कई बार रहा है आपको, और मेंस में भी कई बार आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये जब मैसूर की जो है ना आर्ट एंड कल्चर भी मैसूर का आप लोग जब देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा इसका उजागर करना पड़ेगा। और कवि और विद्वानों ने उनके दरबार में संबोधित किया कि वो उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे और शौकीन थे कि वो सुलेख में बहुत रुचि रखते थे। मतलब किसमें शौकीन थे? सुलेख। और उनके द्वारा आविष्कृत मतलब जो आविष्कार किया हुआ सुलेख के नियमों पर रिसाला डार, खते तर्ज और मोहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। अब इसमें क्या है, सुलेख तो है ही है, सुलेख के साल में इन्होंने और भी क्या लिखा है, रिसाले डाक, खते तर्ज, या मोहम्मदी नामक फारसी जो है ना इन्होंने एक अपनी जो है पुस्तक लिखी है। उसमें जो है ना उन्होंने बाद में कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है। उन्होंने जबरजद नामक ज्योतिषी पर एक किताब भी लिखी थी। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तकें पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटे हसन और हुसैन के नाम को कवर के माध्यम से और चार कानों पर चार खलीफाओं के नाम से साथ लिया जाता है। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी पांडुलिपियों के 21,000 से अधिक संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित है। अब देखिए उस टाइम में जो है ना, ये मत बोलिए लोग कि आज का जो है लाइब्रेरी और जो है आज के जो राइटर्स हैं वो काफी डेवलप है, ये कहने वाली बात है। अगर हम जो है ना पूरा आप एंशिएंट में चले जाइए ना, आप गुप्ता में, आप मौर्य में चले जाइए, आप वैदिक सभ्यता में चले जाइए, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो उत्कर्ष करवाया, उत्खनन करवाया, जो वहां से जो लिपियां प्राप्त हुई हैं वो काफी जो है ना मॉडर्न तरीका से मिली गई है, मतलब आधुनिक तौर से प्राप्त हुई है। तो ये भी आज के दौर से बोला जाता है कि वो प्राचीन काल हो, मेडिवल काल हो, या फिर आपके आज से 70 साल पहले की तरफ आप जाएंगे तो काफी डेवलप और मॉडर्न एरा की एज से ही भी उसकी तुलना की जा सकती है। तृतीय मैसूर युद्ध, अब इसके बाद हम देखेंगे 1750 से 1799 में, आपको तो देख ही रहे हैं। अब आगे हम 1786 ईस्वी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे तृतीय मैसूर युद्ध हम देखेंगे, जो थर्ड मैसूर युद्ध हुआ था, मैंगलोर की संधि से थी। अंग्रेज और मैसूर युद्ध समाप्त नहीं हो पाया था और दोनों पक्षों में इस संधि के चिर अस्थायी नहीं मानते थे। ठीक ना, ये मतलब एक तरह से अस्थायी नहीं माना जाता था। और 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत का गवर्नर जनरल बना था। वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले में समक्ष नहीं था, लेकिन उसे समय टीपू सुल्तान उनका प्रमुख शत्रु था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजाम के साथ संधि कर ली थी। इस पर टीपू ने भी फ्रांसीसियों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ताकि दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित करे, और कॉर्नवालिस जानता था कि टीपू के साथ उसका युद्ध अनिवार्य है, इसलिए वह महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। उसने निजाम और मराठों के साथ संधि कर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया और उसके बाद उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह तृतीय थर्ड मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध 2 वर्ष तक चला
और बाद में प्रारंभ से ही अंग्रेज असफल रहे, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई और मार्च 1792 यानी 1792 में 1792 ईस्वी में श्रीरंगापट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुई और टीपू ने अपने राज का आधा हिस्सा और 30 लाख जो है पौंड्स, आपको बता दूं, संयुक्त मोर्चे को दंड स्वरूप दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 30 लाख पौंड अंग्रेजों ने जो है ना टीपू सुल्तान से दंड के स्वरूप में लिया है। इससे सबसे बड़ा हिस्सा कृष्णा पंद नदी के मतलब कृष्णा पंद नदी के बीच का प्रदेश निजाम को मिला था। अब वो भी कृष्णा तथा पंद नदी को के बीच के जो हिस्से मिले थे वो भी अंग्रेजों को देने पड़े। कुछ हिस्से मराठों को भी प्राप्त हुआ, जिससे उसकी पराजय का सीमा तंगभ्रद तक बढ़ गई और शेष हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार रहा। टीपू सुल्तान ने जैतन के रूप में अपने दो पुत्रों को यह भी कनवालिस को सुपुर्द किया था। अब देखिए भारी, अब क्या है, कनवालिस को सुपुर्द किया था। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, मतलब कनवालिस का जो है मनसा वो पूरा हुआ और ये क्या, ये भारत में ही जो है ना इन्होंने फूट डाले और शासन की नीति अपनाई थी। इस पराजय से टीपू सुल्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। उसका पराजय कंपनी राज से घिर गया तथा समुद्र से उनका संपर्क टूट गया था। आलोचकों का कहना है, मतलब जो क्रिटिसिज्म इतिहास में इतिहासकार जो कहते हैं उनका कहना है कि कनवालिस ने इस संधि को करने में जल्दबाजी की और टीपू को पूर्ण विनाश नहीं करके भारी भूल की। अगर वह टीपू को पूर्ण विनाश नहीं करके भारी भूल की थी, मगर वह टीपू की शक्तियों को कुचल दिया होता तो भविष्य में चतुर्थ यानी मतलब बोला गया फोर्थ मैसूर युद्ध नहीं होता। लेकिन वास्तव में कनवालिस ने ऐसा नहीं करके अपनी दुर्दशा का परिचय दिया था। उस समय अंग्रेजी सेना में बीमारी फैली हुई थी, प्लेग फैला हुआ था उस टाइम में अंग्रेजी सेना में। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध भी संभावना बनी हुई थी। मतलब उस टाइम में यूरोप में जो है ना इंग्लैंड और फ्रांस की जो है ना वार हो रही थी और ऐसी स्थिति में क्या होता कि टीपू फ्रांसीसियों की सहायता ले सकते थे। अगर संपूर्ण राज में अंग्रेज ब्रिटिश राज में मिला लेते तो मराठा और निजाम भी उसके जलने लगते। इसलिए कनवालिस का उद्देश्य था कि टीपू की शक्ति समाप्त हो जाए और साथ ही साथ कंपनी के मित्र और शक्तिशाली बन सके। इसलिए टीपू की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। अब यहाँ पे निजाम जो है मराठों को भी जो है ना अंग्रेज नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे मैसूर कर्नाटका को विजय करने के बाद से जो है ना आपको मैसूर युद्ध के बाद जो है ना अब निजाम की बारी है और आपको मराठा साम्राज्य की बारी है। चतुर अंग्रेज मैसूर यानी फोर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान ने रंगापट्टी की अपमानजनक संधि से काफी दुखी थे और अपनी वादीनामी के कारण वो अंग्रेजों को पराजित करके दूर करना चाहते थे। प्राकृतिक ने उन्हें ऐसा मौका भी दिया, लेकिन भाग्य ने टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया। जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था, इसे अंतरराष्ट्रीय विकट परिस्थिति के लाभ उठाने के लिए टीपू ने विभिन्न देशों में अपना राजदूत भेजे। फ्रांसीसी को उसने अपने राज में विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की और नियुक्तियां मतलब सैनिक संगठन में उन्होंने फ्रांसीसी अफसरों को नियुक्ति की और कुछ फ्रांसीसियों ने अप्रैल 1798 ईस्वी में अंग्रेज के विरुद्ध टीपू की सहायता की। फ्रांसीसियों ने 1798 में टीपू सुल्तान की सहायता की अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। किसमें? फोर्थ मैसूर युद्ध में, चतुर मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें। फलतः अंग्रेज और टीपू के बीच संघर्ष आवश्यक हो गया। इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर बनकर नियुक्त किया गया था। उन्होंने टीपू की शक्ति को कुचलने का निश्चय किया था और टीपू के विरुद्ध उसने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन करने की चेष्टा की थी। निजाम को मिलाने में सफल हुआ, परंतु मराठों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था और 1798 ईस्वी में निजाम के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि की और यह घोषणा कर दी
कर दी के जीते हुए प्रदेशों में कुछ हिस्सा मराठों को भी दिया जाएगा। पूर्ण तैयारी के साथ वेलेज़ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मैसूर का चतुर्थ आक्रमण शुरू हुआ और प्रारंभ में और उसके बाद टीपू सुल्तान वीरता के साथ आखिरी दम तक युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। मैसूर पर अंग्रेजों का